हेलो स्टूडेंट। आज हम प्लस टू क्लास का लेसन थर्ड आयु संगठन के बारे में देख रहे हैं। इससे पहले हमने आपको 2 वीडियो बना दिए थे इस लेसन के। आज हमारा थर्ड पार्ट होगा ये। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक बात बताई थी, वो था आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, इसमें हमने आपको सबसे अधिक लिंगानुपात के बारे में बताया था कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जो है वो आपका लेटविया में है। तो शायद मैंने आपको उस टाइम पे कुछ गलत बता दिया था। तो देखिए, लेटविया में है ना सबसे अधिक लिंगानुपात होने का मतलब है कि यहाँ पर लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, यानी कि लड़कियों की संख्या जो है वो 11,187 है और लड़के जो हैं वो 1000 हैं, यानी कि लड़कियाँ ज़्यादा हैं। और जो संयुक्त एक और था आपका संयुक्त अरब अमीरात, जो आपका यहाँ पे था, कुछ देख लेना, जहाँ पर भी था वहाँ पे जो लिंगानुपात है ना वो बहुत कम है, यानी कि लड़कियों की संख्या वहाँ पे काफ़ी कम है। तो आज हम आपका यहाँ से शुरू करते हैं 3 अंक वाले क्वेश्चन। शायद हमने आपको ऊपर वाले सारे क्वेश्चन करवा दिए थे, तो आज हम 3 अंक वाले क्वेश्चन करेंगे। अब आपको कुछ तो समझ में आ ही गया होगा कि जो चीज़ें हम आपको नोटबुक में से हर रोज़ दे रहे हैं ना, वही चीज़ें देख लो। यहाँ पे मेन पॉइंटों में भी वही दे रखी हैं आपकी अधिकतर चीज़ें। इसका मतलब हमारी जो नोटबुक है उसमें से हम जो भी चीज़ें आपको दे रही हैं वो वाली चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगी, क्योंकि वो हमने NCERT का बिल्कुल आप उसको निचोड़ मान सकते हो, यानी कि उसके अंदर से ही आपका सारा सिलेबस आता है और वही आपका सारे का सारा आपको ढंग से लर्न कर लेना, जो हम नोटबुक में से आपको हर रोज़ बता रही हैं। तो अब हम शुरू करते हैं आज का सिलेबस। 3 अंक वाले क्वेश्चन देखिए। 3 अंक वाले क्वेश्चनों में सबसे पहले देखेंगे जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन हमने आपको नोटबुक में भी करवा दिया था वैसे। अब यहाँ पे देखिए, जनसंख्या संगठन जनसंख्या की उन विशेषताओं को प्रदर्शित करता है जिसमें आयु, लिंग का विश्लेषण, निवास के स्थान तथा जनजातियों, भाषा, साक्षरता, व्यवसाय विशेषता आदि का अध्ययन किया जाता है। यानी कि इसके अंतर्गत ये सब चीज़ों का तो अध्ययन किया ही जाता है। साथ में इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, नगरीय जनसंख्या कितनी है, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, गाँव में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर कैसा है, शहर वालों का कैसा है, आदि सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। किसी देश के भावी विकास की योजनाओं को बनाने और निश्चित करने में जनसंख्या संगठन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। साथ में आपने यहाँ पर देखा कि अगर किसी भी देश के लिए विकास की योजनाएं बनानी है और निश्चित करना है तो वो जनसंख्या संगठन के आधार पर ही हम कर सकते हैं। अब है विश्व के विभिन्न भागों में आयु लिंग संरचना के असंतुलन के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन करना, यानी कि हर जगह एक जैसा आयु लिंग संगठन नहीं है। तो जो असंतुलन है उसके लिए देखिए, आयु लिंग असंतुलन के लिए उत्तरदायी कारक हैं विकासशील देशों में मृत्यु दर अधिक होने के कारण लिंग अनुपात में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। विकासशील देश कौन से होते हैं आपको पता भी होगा। विकासशील देश वो देश होते हैं जहाँ पर अभी विकास चालू अवस्था में है, यानी कि कंप्लीट तरीके से विकास नहीं हुआ है। अब आप शुरू से एक बात को सुनते आ रहे हो, देखते आ रहे हो कि विकास की बात हो रही है। क्या आपको पता है विकास होता क्या है, यानी कि विकास किसको कहेंगे। तो विकास होने का मतलब होता है आपका कि उस क्षेत्र में जहाँ की हम बात कर रहे हैं वहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर जो है वो अगर काफ़ी अच्छी अवस्था में होगा तो वो आपका विकसित होता है, और जहाँ पर ठीक ठाक अवस्था होती है वो विकासशील होता है। और जहाँ पर ये सब चीज़ें काफ़ी निम्न अवस्था में होती है, यानी कि शिक्षा की व्यवस्था नहीं होती, स्वास्थ्य सुविधाएं भी अच्छी नहीं होती, लोगों का जीवन स्तर, जीवन प्रतिष्ठा जो है वो काफ़ी थोड़ी है, तो वो आपका पिछड़ी व्यवस्था वाला होता है। तो उम्मीद है अब आपको पता चल गया होगा कि विकासशील और विकसित में क्या डिफरेंस होता है। पुरुष जन्म स्त्री जन्म से अधिक होता है और समाज में स्त्रियों को गौण समझा जाता है। ये आपने देख लिया असंतुलन होने का कारण कि समाज के अंदर पुरुषों का जन्म अधिक होता है और महिलाओं का कम होता है। साथ में महिलाओं की स्थिति समाज में गौण मानी जाती है, यानी कि महत्वपूर्ण नहीं होती। तो इस कारण से
आयु और लिंग में असंतुलन पैदा हो जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है परवास। परवास के कारण भी उद्भव और गत्वे दोनों में लिंगानुपात प्रभावित होता है। देखिए परवास के कारण कैसे होता है। परवास के कारण आपने देखा है कि गांव से पुरुष जो होते हैं वो नौकरी की तलाश में शहर की ओर प्रवास कर जाते हैं। तो इस कारण से शहर में पुरुषों की संख्या ज़्यादा और गांव में औरतों की संख्या ज़्यादा हो जाती है। तो इस कारण से भी आयु और लिंग जो संरचना है वो असंतुलित हो जाती है, यानी कि बराबर संख्या में महिलाएं और पुरुषों की संख्या नहीं रहती। आयु भी बराबर वाले नहीं रहते और लिंग वाले भी बराबर वाले नहीं रहते। रोजगार व शिक्षा के कारण पुरुष अत्यधिक प्रवास कर जाते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि प्रवास के कारण भी आयु लिंग संरचना में परिवर्तन आता है। उसके बाद है ग्रामीण व नगरीय जीवन। गाँव के लोग रोजगार व सुविधाओं के कारण नगरों में जाकर बस जाते हैं, जिससे नगरीय जीवन में लिंगानुपात में अंतर आ जाता है। तो यानी कि इस प्रकार से शहरों में महिलाओं की संख्या और गाँव में औरतों की संख्या ज़्यादा हो जाती है। सामाजिक आर्थिक स्थिति। जिन देशों में स्त्रियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति दयनीय होती है, यानी कि जहाँ पर महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं होती, समाज में उनका गौण स्थान होता है, काफ़ी शोषण होता है। आर्थिक स्थिति यानी कि वो रोज़गार में नहीं लगी होती, आत्मनिर्भर नहीं होती। तो ऐसी स्थिति जहाँ पर होगी वहाँ पे महिलाओं की स्थिति दयनीय होती है। वहाँ महिलाओं की संख्या अत्यधिक प्रत्येक आयु वर्ग में पुरुषों की तुलना में कम होगी। यानी कि अगर महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं होगी, इसका मतलब महिलाओं की संख्या भी कम होगी। तो ये आपने देखा यहाँ पे कि भिन्न भिन्न भागों में आयु लिंग में असंतुलन के लिए उत्तरदायी कारक हैं। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रतिकूल लिंग अनुपात तथा अनुकूल लिंग अनुपात में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले आपको प्रश्न के अंदर प्रतिकूल और अनुकूल का अर्थ पता होना चाहिए, यानी कि प्रतिकूल होता क्या है और अनुकूल होता क्या है। अनुकूल का मतलब तो है कि अच्छी अवस्था है, आपके अकॉर्डिंग है, आपके लिए सही है, यानी कि गुड कंडीशन है। और प्रतिकूल का मतलब होता है विषम परिस्थिति है, तो मतलब आपके लिए बैड परिस्थितियाँ हैं, अच्छी नहीं है, आप काफ़ी समस्याओं का सामना करते हो। तो देखिए प्रतिकूल लिंग अनुपात। जिन देशों में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कम होती है वहाँ स्त्रियों के लिए निश्चित रूप से प्रतिकूल ही परिस्थितियाँ होंगी, यानी कि संख्या कम होगी तो वहाँ पर उनकी लिए स्थिति भी अच्छी नहीं होगी। स्त्री भ्रूण हत्या, स्त्री शिशु हत्या, स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा के कारण ऐसा होता है। विश्व के 72 देश इसी कैटेगरी में आते हैं जहाँ पर महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है, उनके प्रतिकूल होती है, यानी कि महिलाओं के बुरी होती है। उसके बाद है अनुकूल लिंगानुपात। जिन देशों में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या अधिक होती है वहाँ स्त्री निश्चित रूप से अनुकूल स्थिति में है। स्त्री रोजगार, शिक्षा, रोजगार तथा उनके जीवन के विकास में अनुकूल दशाएं तथा सरकारी नीतियाँ स्त्रियों के अनुकूल होने के कारण ऐसा होता है। यानी कि वहाँ पर क्या होता है उनके लिए सरकारी नीतियाँ बनी होती हैं अच्छी प्रकार की, साथ में उनके जीवन के लिए शिक्षा के अच्छे अवसर होते हैं, रोज़गार काफ़ी सही अवस्था में होता है। तो ये सब चीज़ें होने के कारण वहाँ पर उनके लिए सब कुछ अनुकूल होता है। तो विश्व के 139 देश ऐसे हैं जहाँ पर महिलाओं के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती हैं, यानी कि महिलाओं की स्थिति अच्छी है। उसके बाद आता है आपका व्यावसायिक संरचना के विभिन्न खंडों में कार्यरत जनसंख्या का अनुपात किसी राष्ट्र के आर्थिक स्तर का एक अच्छा सूचक है। कथन के समर्थन में उचित तर्क दीजिए। तो यह कथन सत्य है, क्योंकि कौन सा कथन जो ऊपर दे रखा है ये सत्य है, क्योंकि केवल उद्योगों और अवसंरचनाओं से युक्त विकसित अर्थव्यवस्था में ही द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ सेक्टर से अधिक कर्मी समायोजित हो सकते हैं। यानी कि
तो यह बताया है केवल उद्योग तथा अवसंरचना से युक्त विकसित अर्थव्यवस्था, यानी कि जहाँ पर उद्योग अच्छी अवस्था में लगे हुए हैं, काफ़ी बड़ी स्थिति है, वहीं पर द्वितीय, तृतीय और चौथे सेक्टर में अधिक काम करने वाले हो सकती हैं। अगर उद्योग अच्छी अवस्था में नहीं होंगे तो वहाँ पे लोग प्राथमिक क्रियाकलापों में लगे हुए मिलेंगे। तो इस कारण से यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद है यदि अर्थव्यवस्था अविकसित या आदिम अवस्था में है तो प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न लोगों का अनुपात अधिक होगा। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जहाँ पे विकास हो गया ना, जहाँ पे उद्योग वगैरह लग गए हैं, जहाँ पे उस तकनीकों का प्रयोग होने लगा है, तो वहीं पे तो लोग द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ सेक्टर में काम करेंगे और अच्छी अवस्था मिलेगी। और जहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है, मतलब विकास नहीं हुआ है, अविकसित अवस्था है, आदिम अवस्था का मतलब है आदि मानव के जैसी अवस्था है, लोग प्रकृति पर निर्भर रह रही हैं, तो ऐसी अवस्था वाला जो देश होगा ना, वहाँ पर लोग प्राथमिक क्रियाकलापों में ही संलग्न होंगे। ऐसी अवस्था में मात्र प्राकृतिक संसाधनों का विधोन होता है, यानी कि लोग जो होते हैं प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करते हैं, जैसे कि मछली पकड़ना हो गया, कृषि करना हो गया, खनन करना हो गया, तो ये सारे कार्य जो होते हैं वो प्राथमिक क्रियाकलाप में होते हैं। लेकिन प्राथमिक क्रियाकलाप वाले जो लोग होंगे ना, उनका जीवन स्तर ज़्यादा अच्छा नहीं होता, वो अधिक बेनिफिट नहीं ले पाते। और जो आपके द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ सेक्टर में काम करने वाले लोग होते हैं, उनका जीवन स्तर काफ़ी अच्छा होता है। तो ये आपने समझ लिया होगा कि प्राथमिक और द्वितीय और तृतीय में क्या कुछ डिफरेंस होता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है 16, किसी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होता है, कैसे? या फिर क्वेश्चन आ सकता है संसार के विभिन्न देशों के बीच साक्षरता दर में बड़ी असमानता पाई जाती है, यानी कि हर जगह साक्षरता एक जैसी अवस्था में नहीं है। कारण बताइए। साक्षरता दर किसी भी देश की जनसंख्या का गुणात्मक पहलू होता है। गुणात्मक पहलू का मतलब होता है कि जिस देश की जो जनसंख्या है ना, उस देश की जनसंख्या का ये एक गुण होता है कि वो लोग पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं। और किसी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक और आर्थिक विकास का सूचक भी होता है। दूसरी बात क्या है, पहली तो गुणात्मक होगी, दूसरी बात है यहाँ पे कि देश में साक्षर जनसंख्या के अनुपात जो होगा वो ये दर्शाएगा कि वो सामाजिक व आर्थिक विकास का सूचक है, यानी कि वहाँ पर सामाजिक विकास भी हो चुका है और आर्थिक विकास भी ढंग से हो चुका है। क्योंकि साक्षरता दर को निम्नलिखित कारक जो हैं वो प्रभावित करते हैं। सबसे पहले है साक्षरता को प्रभावित करने में आर्थिक विकास का स्तर। तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में साक्षरता की निम्न दर पाई जाती है, यानी कि लोग बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं। और उन्नत नगरीय अर्थव्यवस्था वाले देशों में उच्च साक्षरता पाई जाती है, यानी कि जहाँ पे विकास हो चुका है वहाँ पे उच्च साक्षरता दर पाई जाती है। और जो अल्प विकसित हैं या जो विकसित हैं वो न्यून साक्षरता होती है, वहाँ पर बिल्कुल निम्न होती है। उसके बाद है नगरीकरण। जिन देशों में जनसंख्या का अधिकांश भाग नगरों में निवास करता है वहाँ साक्षरता दर ऊंची होती है, जैसे कि यूरोप के देश। लेकिन जिन देशों में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत अधिक होता है वो साक्षरता दर निम्न होती है, जैसे कि भारत में। तो ये आपने देख लिया नगरीकरण का कैसे प्रभाव होता है कि जो लोग नगरों में रहते हैं वो ज़्यादा साक्षर होते हैं, जो लोग गांव में रहते हैं वो लोग कम साक्षर होते हैं। उसके बाद है महिलाओं की सामाजिक स्थिति। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में महिलाओं की स्थिति गौण होती है। क्या बताया इन्होंने? महिलाओं की स्थिति, सामाजिक स्थिति। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में महिलाओं की स्थिति गौण होती है, इसीलिए महिला साक्षरता दर निम्न पाई जाती है। जबकि औद्योगिक और अर्थव्यवस्था वाले देशों में महिलाओं की साक्षरता दर अधिक ऊंची होती है। यानी कि महिलाओं की सामाजिक स्थिति का मतलब है जहाँ कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होगी ना, वहाँ महिलाओं की स्थिति भी गौण होगी, यानी कि अच्छी स्थिति नहीं होगी। महिलाएं ज़्यादा कृषि कार्य में लगी होती हैं, शिक्षा की तरफ उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता, तो इसीलिए वहाँ पर साक्षरता दर निम्न पाई जाती है। लेकिन जहाँ पर उद्योग ज़्यादा लगे होते हैं
जहाँ पर विकास हो चुका है वहाँ महिलाओं की साक्षरता दर भी ऊंची पाई जाती है, यानी कि वहाँ पर महिलाओं की स्थिति अच्छी होती है। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद कर रहे हैं आपको ये चीज़ें ढंग से समझ में आ रही होंगी। तो आज हम सिर्फ आपको इतना ही करवाएंगे। उम्मीद है आपको ये सब चीज़ें ढंग से कवर हो रही हैं, और अगर आपको ये टॉपिक ढंग से क्लियर हो रही हैं, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं, तो फिर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो आप देख रहे हो ना, उसके नीचे थंबनेल आता है, यानी कि हाथ का निशान आता है, उसके ऊपर आप क्लिक कर देना। क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ कि वीडियो को देख तो बहुत सारे बच्चे रहे हैं, लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सारी चीज़ें ढंग से कवर हो रही हैं और आप रेगुलर तरीके से वीडियोज़ को देख रहे हो, तो फिर आप प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आपको हम इसी तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ाते रहें और आपका स्टडी का कोई लॉस ना हो। साथ साथ में आप नोटबुक में लिख रहे हो, ये अच्छी बात है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपना प्रॉपर तरीके से होमवर्क पिक नहीं भेज रहे हैं। तो मैं उन बच्चों से भी कहूँगी कि जो अपना कार्य रेगुलर तरीके से राइटिंग का कर रही हैं और लर्निंग का कर रही हैं, वो बच्चे प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करें कि जी हम आपके द्वारा करवाया गया कार्य प्रॉपर तरीके से कर रही हैं, ताकि हमें कम से कम पता चले कि हम जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं उन बच्चों की संख्या कितनी है, ताकि आगे जब हमारा सेशन शुरू होगा तो हम उसी बेस पे पढ़ाई को शुरू करवा सकें। तो आज के लिए आपका इतना ही काफ़ी है, बाकी हम आपको कल करवाएंगे।